दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, यह सामाजिक विज्ञान खंड के प्रश्न पत्र 2 यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए जो खंड है हमारे पास सामाजिक विज्ञान, उसके ज्योग्राफी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी भूगोल सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो भूगोल विषय से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर्स में सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उनके सही आंसर को जानने की कोशिश करते हैं, साथ में उन प्रश्नों के अन्य तथ्यों को भी समझने की कोशिश करते हैं, अन्य तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, उन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्नों को हम विस्तार से जानने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेगमेंट कौन सा है, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 2 किससे जुड़ा हुआ है, कक्षा 6 से 8 के लिए किस विषय से जुड़ा हुआ है सेशन, तो ध्यान रखें भूगोल विषय से जुड़ा हुआ है, यानी ज्योग्राफी विषय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका विल्ड, अर्जेंटीना पंपास, ब्राजील कंपोज। यह प्रश्न सीटेट 2022 में पूछा गया था। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जब आप किसी क्षेत्र के चाहे घास के मैदान, पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां, जीव जंतुओं किसी के बारे में भी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि वह ताप कटिबंध कहां पर स्थित है। क्योंकि ताप कटिबंध यदि आपको पता होगा तो ताप कटिबंधों के आधार पर आप लोकेशन बता पाएंगे और आप आसानी से बता देंगे कि यह स्थान कहां से जुड़ा हुआ है, कितने से कितने अक्षांशों के बीच लगभग यह मिल सकता है, कितने से कितने अक्षांशों के बीच यह पाया जा सकता है। ठीक है, यह है 0 डिग्री अक्षांश, जिसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब हम बात करें यदि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की, तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उत्तर में कर्क रेखा से लेकर दक्षिण में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यानी लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम अमूमन उष्णकटिबंधीय जोन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जोन में जो जो स्थान स्थित है, उन स्थानों में कहां कहां घास के मैदान पाए जाते हैं, उनमें से अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो हमारे पास है, इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा घास का मैदान है, वह कौन सा रीजन है जो इस रीजन में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है कि ये विषुवत वृत्त के आसपास वाले क्षेत्र होंगे, उष्णकटिबंध के आसपास वाले क्षेत्र होंगे। ठीक है, इस वजह से ये इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं आपको पता होना चाहिए कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये कहां पर है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर पाए जा सकते हैं, कहां पर देखे जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए जरूरी क्या है, हम इनकी लोकेशन देख लें, लोकेशन कहां पर है ये जानने की कोशिश करें, इसे समझने को इसे समझते हैं। ठीक है, इसे समझते हैं हम इस मैप से। इस मैप की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्या कि आपने विश्व के विभिन्न जो भी घास के मैदान है उन्हें यहां देखा और इस मैप में ये पूरे विस्तार से आपको दिख जाएंगे। जैसे हम जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं यानी हम विषुवत रेखा के आसपास की बात करते हैं, विषुवत रेखा की बात करेंगे यानी हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा रीजन जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, और हमने विषुवत रेखा के बारे में पहले भी देखा, विषुवत रेखा यहाँ से ऐसे होकर गुजरती है यानी यह अफ्रीका के आधे क्षेत्र को कवर करती है और इसका अधिकांश उत्तरी भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसे हमने पिछले भी सेशन में डिस्कशन भी किया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में कि ये कहां कहां स्थित है, तो देखिए विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र, 20 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र जो है वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं और यहाँ पर स्थित जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें इस पूरे रीजन में कि कहां पर है, तो आप इसे देख पाएंगे विषुवत रेखा से के आसपास वाले क्षेत्र। तो देखिए ये ब्राजील वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान जिन्हें कंपास कहा जाता है,
ये विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास यानी उष्णकटिबंधीय जोन में शामिल होंगे। इसके अलावा आप देखिए अफ्रीका वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो अफ्रीका के इस हिस्से वाले जो ये आपको स्थान दिख रहे हैं, घास के मैदान दिख रहे हैं, जिन्हें हम अफ्रीकन सवाना कहते हैं, ध्यान रखें अफ्रीकन सवाना कहते हैं, ये क्षेत्र भी किसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, ये क्षेत्र भी उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा क्षेत्र है ये भी सवाना घास के मैदान कहलाते हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय जोन में शामिल होंगे। लेकिन ये जो आपको लाइट कलर का ग्रीन दिख रहा होगा, ये दरअसल उष्णकटिबंधीय जोन में शामिल नहीं होंगे। ये कहाँ का है देखिए, ये अपने अलग क्षेत्र है इनका। सबसे पहले अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, इसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका का कुछ हिस्सा है नीचे की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा है जहां पर अलग अलग प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी घास के मैदान क्या है, ये दरअसल समशीतोष्ण या शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। तो जब हम हमारे ऑप्शन की बात करेंगे कि हमारे ऑप्शन में क्या है, क्या सही जवाब होगा, तो ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका का जो हिस्सा था वे समशीतोष्ण के अंतर्गत शामिल हो जा रहा था। अर्जेंटीना का जो पंपास वाला क्षेत्र था वो भी आपने देखा कहां पर स्थित है, समशीतोष्ण में स्थित है। पंपास वाला क्षेत्र अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड यह कहां पर है, ये भी समशीतोष्ण में है। ऑस्ट्रेलियन सवाना शामिल होगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियन सवाना शामिल नहीं है। आप देखिए, है ना। मध्य एशिया का स्टेपी भी यदि आप देखें तो मध्य एशिया इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो स्टेपी है, ये घास के मैदान है, ये भी समशीतोष्ण में शामिल हो जाएंगे, उष्ण कटिबंध में शामिल नहीं होंगे। तो हमारे इस प्रश्न के सही जवाब में देखिए क्या शामिल होगा, ब्राजील का, देखिए ब्राजील के जो जिन्हें आप अलग नाम से जानेंगे, कंपोज के नाम से भी आप जानते हैं, और यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसे हम कैंपस पढ़ देते हैं कई बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो ब्राजील के घास के मैदान है वे दरअसल उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में शामिल होंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं और अगले प्रश्न के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लद्दाख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन क्या है, पहला कथन है लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। दूसरा, लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। और तीसरा है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। अब आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। लद्दाख के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से क्या सही है, इस बात को चुनना है हमारे ऑप्शन के मुताबिक। ऑप्शन ए बी सी डी है, ऑप्शन में क्रमशः केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है। यह प्रश्न सीटेट 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अब लद्दाख की जब हम चर्चा करेंगे, देखिए लद्दाख जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के कहां पर स्थित है, पूर्व में स्थित क्षेत्र है। लद्दाख के बारे में कुछ खास तथ्य हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के कहां पर स्थित है, पूर्व में स्थित क्षेत्र है। इसके अलावा यदि हम इसकी जलवायु की बात करें तो यह एक तो इसका ऊंचाई में विस्तार काफी अधिक है। यदि आप कारगिल की 3000 मीटर से लें तो यह काराकोरम रेंज के 8000 मीटर से भी अधिक तक विस्तारित है। तो इतनी अधिक क्षेत्र में या इतनी अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु है वह शीतल प्लस शुष्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसकी ऊंचाई में इसका अधिक ऊंचाई तक विस्तार है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां होकर गुजरती हैं, लेकिन प्रमुख नदी के रूप में यहाँ से सिंधु नदी होकर गुजरती है। ठीक है, एक खास बात यह है कि जो लद्दाख है वह एक ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। चूंकि इसके पास हिमालय है और हिमालय की ये छाया क्षेत्र में या वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा आप मानकर चले लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, या जो वर्षा प्रतिवर्ष होती है वह लगभग 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास तथ्य हैं जिन्हें हमने क्या किया, चर्चा में लाया। इसके अलावा इसकी कुछ खास बात यह भी है कि कई बार जब गर्मी का सीजन होगा तो इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री तक चला जाता है दिन में। लेकिन ध्यान रखें 0 डिग्री अपने आप में यदि आप बात करते हैं तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस अपने आप में वैसे भी बहुत कम टेम्परेचर है, लेकिन ग्रीष्म काल में ही इसका शाम को टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है। और आप शीतकाल की यदि बात करें या शीत ऋतु की बात करें तो इसका टेम्परेचर -40 डिग्री तक होता है, ध्यान रखिएगा। तो अपने आप में लद्दाख बहुत ही ठंडा क्षेत्र माना जाता है। अब इसके बारे में खास बात यह है कि लद्दाख की यदि हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख के दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो जास्कर रेंज शामिल है इसमें।
या पर्वत रेंज शामिल है। लद्दाख की बात करें तो ये बृहत हिमालय वाले क्षेत्र में शामिल है। तो देखिए लद्दाख से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उसके बारे में हमने चर्चा की। प्रश्न पर गौर फरमाएं तो देखिए पहला कथन क्या है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क है। ये हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि लद्दाख कम ऊंचाई पर स्थित नहीं है। 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर की ऊंचाई अपने आप में बहुत ऊंचा स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा। तीसरा, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि यहाँ बहुत ऊपर यदि आप बढ़ते जाएं तो जो वायु है यहाँ विरल हो जाती है, ठीक है, इसमें शुष्कता आ जाती है। तो बहुत अधिक शुष्क होने की वजह से बहुत ही ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ जो वनस्पति है वह विरल पाई जाती है। यहाँ पर यह कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 कथन सही है। इस तरीके से ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमने लद्दाख के बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे उन्हें समझने की कोशिश की। लद्दाख के बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसे जानने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक खास बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लद्दाख में एक खास प्रकार की वनस्पति है शरपत। इस वनस्पति से जो क्रिकेट का बल्ला है वह बनाया जाता है और इसे बेस्ट बल्ले के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शरपत की जो लकड़ी होती है, ये शरपत वन जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत किस्म के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो क्रिकेट का बल्ला है उसे शरपत की जो उपवन है या उसकी लकड़ी से बनाया जाता है। ये कहाँ पर है, लद्दाख वाले क्षेत्र में ही ये उपवन पाए जाते हैं। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ खास क्या है तथ्य हैं। लद्दाख के बारे में एक और खास बात यह फेमस है कि जब आप लद्दाख में स्थित होंगे तो लद्दाख पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, क्योंकि वायु विरल है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो कई बार आपको बहुत ज्यादा उष्णता का भी अनुभव होगा। और यदि आपके पैर छाया में हैं, यानी लद्दाख में यदि आप खड़े हैं और आपके पैर छाया वाले क्षेत्र में स्थित हैं और आप सूर्य से डायरेक्ट सूर्य की किरणें प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको एक ही साथ एक ही समय पर ऊष्माघात भी हो सकता है, प्लस आपको यहाँ तुषाराघात भी हो सकता है। बहुत तेजी से आपको ठंडी प्लस गर्मी दोनों लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख के बारे में ये भी एक खास बात कही जाती है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? वेल्ड क्षेत्र के बारे में हमने देखा था, कहां पर, अफ्रीका का कुछ क्षेत्र था। कौन सा आपने देखा था, सबसे साउथ अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है उसे हमने वेल्ड के नाम से देखा। अभी हमने इसे इमेज में भी देखा था, वेल्ड साउथ अफ्रीका की, या आप कह सकते हैं अफ्रीका रीजन में सबसे नीचे वाला हिस्सा आपने देखा कहां पर स्थित है, अफ्रीका में, उसे हम वेल्ड कहते हैं। प्रश्न दरअसल यह है कि जो वेल्ड वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सा उद्योग विकसित हुआ। तो हमने देखा कि वहां पर क्या है, वहां पर घास के मैदान है। घास के मैदान में हम किस प्रकार की चीज कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं। तो घास के मैदान में पशुपालन की वजह से कौन सा उद्योग यहाँ अधिक विकसित हुआ, यहाँ ऊनी उद्योग अधिक विकसित हुआ, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यदि हम हमारे ऑप्शन को देखें, ऑप्शन में क्या है, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऊंट पालने के कारण चमड़ा उद्योग, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो उस स्थान में क्या है, घास के मैदान है, वहां पर आप देखिए मानकर चलिएगा कि वह बहुत अधिक ठंडा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कौन से रीजन में है, कहीं ना कहीं गर्मी क्षेत्र के थोड़ी सा नजदीक स्थित है। तो वहां पर भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग विकसित हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। आपके सामने एक तरफ अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर दिया हुआ है। अभिकथन ए है, सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। ध्यान रखें, सजीव, जीव जंतु की बात की जा रही है और उसके चारों ओर, पेड़ पौधों और जीव जंतु की बात की जा रही है। इसके वातावरण के चारों ओर क्या है, हम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं इनके बीच के संबंध की वजह से। दूसरा है कारण आर, सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। कूट है ए के दोनों ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, दोनों ए और आर सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों असत्य हैं। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो देखिए अभिकथन ए पढ़िए। अभिकथन ए कह रहा है, सजीव यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध, यानी जो जीव जंतु हैं, आसपास जो पेड़ पौधे हैं, इन सभी का जो आपसी संबंध है, परस्पर संबंध है, यही मिलकर क्या करता है,
पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं, रेगिस्तान वाले क्षेत्र के बारे में हम क्या चर्चा करते हैं कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो यहाँ का एक अपना अलग पारिस्थितिक तंत्र है। यदि हम केरल वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां कहा जाता है कि वर्षा अमूमन होती रहती है, तो वहां पर एक अलग पारिस्थितिक तंत्र है। उत्तरी क्षेत्र की बात करें या भारत के हिमालय रीजन की बात करें तो वहां पर एक अलग पारिस्थितिक तंत्र है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो जीव जंतु हैं, उनके आसपास जो वातावरण है, ये मिलकर उनका जो संबंध है वो उस पूरे क्षेत्र में वहां के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रहा है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कारण आर क्या लिखा हुआ है, सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारे आसपास जो जितने भी प्रकार के पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, उन पर हम निर्भर हैं। यानी हमारे चारों ओर के पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य, हम अपने चारों तरफ जो हमारा वातावरण है उस पर हम निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर हम डिपेंड हैं, है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर निर्भर हैं यह हमारे पहले कथन की व्याख्या नहीं करता। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य ये अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं, यह इस बात की सूचना नहीं दे रहा है कि सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर जो संबंध है वह पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो ये दोनों कथन अपने आप में सही है, लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके से ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। दोनों ए और आर सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरणों के साथ कीजिए और सही विकल्प चुनिए। एक तो पर्यावरण से संबंधित जो भी क्षेत्र है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको देखना है कि क्या सूची 1 से सूची जो 2 सही सुमिलित है या नहीं। सूची 1 में है स्थल मंडल, जिसके सामने सूची 2 में है जल समूह जैसे नदियां, झीलें और समुद्र। 2 में है बी वायुमंडल, जिसके सामने है पौधे और जीव। सी है जैव मंडल, जिसके सामने है धातु और चट्टान। डी है जलमंडल, यानी हवा के विभिन्न गैसों से निर्मित सतह। अब आपको बताना है कि इनमें से सही सुमेलन कौन सा। आपके पास कूट क्रमशः ए बी सी डी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न में क्या है, स्थल मंडल। देखिए स्थल मंडल क्या, स्थल मंडल यानी पृथ्वी की भूपरपटी, पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी सतह, और इसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के स्थल या स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। यानी स्थल मंडल में क्या शामिल होंगे, धातु और चट्टानें शामिल होंगी। जब हम वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल यानी एक ऐसे मंडल की बात की जा रही है पृथ्वी के ऊपर कुछ किलोमीटर की वह क्षेत्र जो विभिन्न प्रकार की गैसों की परत है, विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, एनवलप है, गैसों का कवर है, यही दरअसल वायुमंडल है। तो देखिए वायुमंडल के बारे में क्या है, वायुमंडल यानी हमारा चौथा ऑप्शन, हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित सतह है, यही वायुमंडल कहलाती है। जब हम जैव मंडल की बात करते हैं तो जैव मंडल के बारे में ध्यान रखिएगा। जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल ये तीनों चीजें मिलती हैं। तो जैव मंडल के बारे में खास बात क्या है कि जैव मंडल में सभी प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जैव मंडल यानी हमारा ऑप्शन 2, पौधे और जीव शामिल है। जब हम जलमंडल की बात करते हैं, जलमंडल यानी क्या, जल समूह जैसे नदियां, झीलें, समुद्र, तालाब, ये सारे इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो सही सम्मेलन में देखिए क्या होगा, स्थल मंडल में तीसरा ऑप्शन सही है हमारा स्थल मंडल का। वायुमंडल में देखिए वायुमंडल का ऑप्शन 4 सही है। जैव मंडल में देखिए ऑप्शन 2 सही है और जलमंडल में देखिए ऑप्शन 1 सही है। यानी 3 4 2 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 3 4 2 1 कहां पर है, ऑप्शन सी में है। 3 4 2 1 यह इस प्रश्न का यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। तो स्थल मंडल, जलमंडल, जैव मंडल और जो हमारे पास वायुमंडल है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कहां पर, क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ कुछ खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।